हेलो फ्रेंड्स, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं लुमेश पटेल आज एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम होगा परिवार, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, ये कहा जा रहा है कि जो 150 नंबर का पेपर होगा, है ना? जो पहले होता था, अब वो 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है? उस अनुपात में ये सारे जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो बदल जाएगा। पर्यावरण का जो वेटेज है, ठीक, वो 20 से घट कर क्या हो जाएगा 13 अंक का। लेकिन अंक कम हो रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा सिलेबस कम हो रहा है। सिलेबस वही का वही है, ठीक है? लेकिन उसका अनुपात कम होगा, तो आपको उस आधार पे तैयारी करना है। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, ये पर्यावरण का टॉपिक है, ठीक? पर्यावरण अध्ययन में टोटल 8 यूनिट हैं भाई। 8 यूनिट में से इसमें से 6 यूनिट पेडागोगी से रिलेटेड है और 2 यूनिट रिलेटेड है, ठीक? ईवीएस से। और ये ईवीएस का किससे रिलेटेड है? पेडागोगी से रिलेटेड है, ठीक? तो आपको पेडागोगी में भी इसके फोकस करना है। इस बार सीजीटेट में पेडागोगी वाला पोर्शन ज़्यादा पूछ दिया था, है ना? या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वो आपको ध्यान देना है। देखिए, तो हम लोग ये टॉपिक भी यूट्यूब में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, ठीक, परिवार टॉपिक को, ठीक? तो ये यूनिट नंबर 6 का पोर्शन है। इसके अंतर्गत देखिए, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, इसके हम लोग गुण, दोष देखेंगे, विशेषताएँ देखेंगे, ठीक है? संयुक्त परिवार के विघटन के कारण देखेंगे, इससे रिलेटेड परिभाषाएँ देखेंगे, ठीक? और हम लोग समझेंगे क्या? सामाजिक बुराइयाँ जो हैं, इनके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। ओके, चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, है ना? परिवार। तो परिवार के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका जो बुनियादी समझ है वो, ठीक, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो पुट करके पूछेगा, तो आपका जो अवधारणा है इसमें पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिवार क्या है, दूसरा देखेंगे परिवार का अर्थ व परिभाषा, ठीक? तीसरा देखेंगे हम लोग परिवार की विशेषताएँ, चौथे पॉइंट में देखेंगे परिवार के प्रकार, एकल परिवार व संयुक्त परिवार। एकल परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एकल परिवार को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार को क्या बोलते हैं? तो जॉइंट फैमिली, ठीक? फिर इसके हम लोग देखेंगे गुण व दोष कि एकल परिवार के क्या गुण हैं, एकल परिवार के क्या दोष हैं, संयुक्त परिवार के क्या गुण होते हैं और संयुक्त परिवार के क्या दोष होते हैं, ठीक? संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भी देखेंगे कि पहले जो परिवार हुआ करते थे वो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करते थे। बाद में अब क्या हो गया इसका स्वरूप, ठीक, एकल परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक? और फिर देखेंगे परिवार का महत्व, क्यों देखेंगे? ठीक, हमको इसलिए इसको जानना ज़रूरी है कि बालक की शिक्षा में ये क्या भूमिका निभाते हैं, ठीक? ये हमको जानना ज़रूरी है। फिर है परिवार के कार्य, परिवार के क्या-क्या कार्य हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लास्ट जो पॉइंट होगा वो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होगा, ठीक? चलिए आगे अब समझते हैं। परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी सामाजिक संगठन या समूह है। तो इसको आपको हर एक कीवर्ड को ध्यान देना है भई। कैसे ध्यान देना है? तो इसमें देखिए क्या बोला है परिवार के बारे में। पहला बात कि परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्व में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? परिवार होगा, ठीक? तो ये एक सामाजिक संगठन है सबसे पहले तो। दूसरा, ये क्या है? सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी, ठीक? सर्वव्यापी कहने का अर्थ है पूरे विश्व भर में परिवार बना हुआ है, ठीक? ये अर्थ है हमारा। तो आप चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक? किसी भी देश की बात करें, तो हर देश में परिवार एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में कार्य करता है, ठीक? उसके बाद देखेंगे यह एक क्या है? समूह भी है, ठीक? तो इन सब विशेषताओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परिवार क्या है? प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कूट में, ओके? ठीक? परिवार है करके इसको दे देगा जे, के, एम, एन, ऐसे करके और भी ऑप्शंस दे सकता है, ठीक है? तो परिवार क्या है? प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। दूसरा, परिवार प्रथम पाठशाला है। तीसरा, समाजीकरण, संस्कृति के हस्तांतरण एवं सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग इलैबोरेट करके समझते हैं। देखिए, कई बार सीजीटेट, सीटेट और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इन सब में पूछा है क्या? समाजीकरण संस्थाएँ, समाजीकरण की संस्थाएँ। तो समाजीकरण की संस्थाओं में जो प्राथमिक है, ठीक? प्राथमिक में आएगा परिवार और आस-पड़ोस,
इसके बाद हम लोग को समझना है द्वितीयक। ये हो गया प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, इसमें आता है विद्यालय, और तीसरा कारक है मीडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्राथमिक कारक क्या होगा? परिवार व आस पड़ोस। द्वितीयक कारक क्या होगा? विद्यालय। और तृतीयक कारक क्या होगा? मीडिया होगा। इन सब का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम में पूछता है। ओके, अब इसमें देखिए, यह समाजीकरण संस्कृति के हस्तांतरण एवं सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, यह समाजीकरण क्या, क्योंकि यह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो बालक का समाजीकरण ऑब्वियस सी बात है परिवार करेगा। ठीक, संस्कृति के हस्तांतरण, हम लोग जितना भी संस्कृति का हमारा हिस्सा है वो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका, जो समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो परिवार एक ऐसा यूनिट है जो कि क्या है? सर्वव्यापी है, बालक की प्रथम पाठशाला है, और ठीक, समाजीकरण, संस्कृति के हस्तांतरण एवं सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परिवार में ही बालक अपने सर्वस्व काम को सीखता है, चाहे वो हँसना, खेलना, ठीक है, लोगों से इंटरैक्ट करना, ठीक, जितने भी परंपराएँ हैं वो सब परिवार से ही सीखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। तो परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस मतलब क्या होता है? करीबी, जो हमारे आस-पास के रहते हैं। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि परिवार की शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैकआइवर एवं पेज के अनुसार इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, फिर क्लेयर के अनुसार और अरस्तू के अनुसार। इसमें जो महत्वपूर्ण 2 परिभाषाएँ हैं, इनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा क्लेयर के अनुसार, परिवार से तात्पर्य माता-पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। ठीक है, तो क्लेयर ने कहा कि परिवार का तात्पर्य क्या है? माता-पिता और उनके बच्चों के संबंधों से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कथन का आपको याद करना पड़ेगा, जैसे अभी कूले का कथन आया था सीजी टेट में, है ना? फिर अरस्तू के अनुसार क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में रहना क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस को आप लोग को याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जितने भी डेफिनेशंस हैं वो हम आपको अपडेट कराते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे परिवार की विशेषताएँ। तो परिवार की विशेषताओं से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आपको इसको याद करके चलना है, परिवार की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो देखिए, पहला है विवाह एवं यौन संबंध। ठीक, तो परिवार का पहला विशेषता है विवाह एवं यौन संबंध। दूसरा है वंश परंपरा एवं नामकरण प्रणाली। तो हमें अपना जो सरनेम है, ठीक है, सरनेम, वो हमको कहाँ से मिलता है? परिवार से ही मिलता है। ठीक, चाहे अपना हम लोग जो भी सेकंड नेम या सरनेम लगाते हैं, तो हमको कहाँ से मिलेगा? परिवार से ही मिलेगा। ठीक है, नामकरण प्रणाली, फिर एक सामान्य निवास स्थान। परिवार का एक विशेषता होता है कि एक सामान्य निवास स्थान उनका होता है, ठीक, जहाँ पे उन लोग क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक, तो एक सामान्य निवास स्थान अपने को देखने को मिलता है। फिर है सार्वभौमिक संगठन, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। सार्वभौमिक संगठन कहने का अर्थ यह है कि परिवार हमको केवल भारत या एशिया में देखने को नहीं मिलता, बल्कि संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक सार्वभौमिक संगठन है। फिर है परस्पर आर्थिक बंधन, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं भाई, इसको भी आपको ध्यान रखना है, आर्थिक रूप से सहयोग। ठीक, तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जब हम लोग छोटे रहते हैं, तो माता-पिता क्या करते हैं? हमको शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और हमको उस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। फिर इसके पश्चात हमारे बाल-बच्चे होंगे, फिर हमको उनको शिक्षा देना है, ठीक? जब हमारे माता-पिता क्या हो जाएँगे? बुजुर्ग हो जाएँगे, ठीक? तो उनका सेवा-शुश्रूषा करने का काम किसका है? हमारा है, ठीक? इनका सेवा करने का काम। तो ये पूरा क्रम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? तो उनके बच्चे, ठीक? हमारे माता-पिता के बच्चे हम हुए, हमको वो शिक्षा ग्रहण कराएँगे, ठीक? कुछ बनने के लायक बनाएँगे। उसके बाद हम अपने बच्चों को कुछ पढ़ाएँगे-लिखाएँगे और उनको कुछ करने लायक बनाएँगे, तो ऐसा करके पूरा क्रम चलता है। और आर्थिक बंधन भी होता है। परिवार एक-दूसरे को क्या करता है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सहयोग करता है। उत्तरदायित्व की भावना, और परिवार में ही क्या होती है? उत्तरदायित्व की भावना होती है। अगर किसी किसी भी परिवार के सदस्य को अगर दुःख पहुँचता है, तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। फिर है प्रथम प्राथमिक विद्यालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होगी। क्योंकि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये क्या है? प्राथमिक विद्यालय है बच्चे की।
वहीं पे ही बच्चा सारे कार्य सीखता है। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, विवाह एवं यौन संबंध, विवाह एवं यौन संबंध के बाद क्या है, वंश परंपरा एवं नामकरण प्रणाली, ठीक, एक सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, उसके बाद आपको देखना है परस्पर आर्थिक बंधन और है उत्तरदायित्व की भावना। परिवार में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, पति का अपने पत्नी के पीछे, ठीक है, और पत्नी का जो रहता है अपने पति के लिए कर्तव्य की भावना होती है, अपने बच्चों के लिए, अपने सास-ससुर सबके लिए कर्तव्य की भावना होती है। और बालक का प्राथमिक समाजीकरण संस्था है कौन? विद्यालय। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें से परिवार के प्रकार। तो देखिए, परिवार के मुख्यतः 2 प्रकार अपन देखेंगे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है देखेंगे, एकल परिवार की विशेषताएँ और एक संयुक्त परिवार में, तो एकल परिवार का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, एकल परिवार में माता-पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही उनका विवाह होगा, फिर वो अलग से एंटिटी में गिने जाएँगे और अगर वो उनके साथ है, तो फिर वो एकल परिवार नहीं होगा, वो संयुक्त परिवार की श्रेणी में आएगा। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में इसमें एग्ज़ामिनर आपको फँसा सकता है, ठीक है? माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे होंगे तभी वो क्या होगा, एकल परिवार होगा। लेकिन माता-पिता और उनके विवाहित बच्चे और उनके बच्चे साथ में आएँगे तो फिर क्या हो जाएगा वो, संयुक्त परिवार हो जाएगा, ठीक है? देखिए, फिर एकल परिवार में क्या होंगे, माता-पिता, तो उनके बच्चे या तो लड़का या तो लड़की होंगे या लड़के-लड़का दोनों होंगे, ठीक है? तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि एकल परिवार में क्या होते हैं, माता-पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। तो 4 लोगों का इसमें सदस्य रहेगा, ठीक है? मतलब 4 सदस्यीय रहेंगे परिवार, ओके? फिर इसमें देखते हैं संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होगा, जॉइंट फैमिली, इसमें क्या होते हैं, माता-पिता, चाचा-चाची, दादा-दादी, बुआ, ताऊ, ताई आदि और उनके बच्चे भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गया, संयुक्त परिवार के अ, आकार के बारे में पता चल गया हमको। ठीक है, देखिए सदस्य में दादा-दादी व उनके बच्चे, ठीक है, ताऊ-ताई, उनके बच्चे, चाचा-चाची, उनके बच्चे, माता-पिता, ठीक। तो ये पूरे बच्चों का और जो सामाजिक संबंध है, सारे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, तो अब आपको लगेगा सर इन दोनों में बेस्ट कौन होगा? आपके मन में डाउट आएगा। तो अपने-अपने जगह दोनों का इम्पोर्टेंस है, ठीक। लेकिन अभी जो हम लोग आधुनिकीकरण के दौर पे क्या हो रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएँ हैं, ठीक, और इसकी कुछ दोष भी हैं। इसमें भी कुछ विशेषताएँ थी, इनमें भी कुछ दोष हैं, ठीक। उन सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ओके, लगता है बहुत ही आसान, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए, गुण व दोष। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकल परिवार के गुण। एकल परिवार में क्या-क्या होगा? तो आप जब भी हम लोग एकल परिवार की बात करेंगे तो आपको इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है भई? इमेजिन ये करना है कि एक माता-पिता हैं और उनके क्या हैं? बच्चे हैं, अविवाहित बच्चे हैं ये, ओके। तो कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है? अब देखिए, एकल परिवार के गुण में देखते हैं आत्मनिर्भर व स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। संख्या कम है तो आर्थिक रूप से इनके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, तो ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? और आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक। और कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक, क्योंकि एकल परिवार का जो स्वरूप है वो कैसा है भई? छोटा है। तो इसीलिए क्या होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार कहा जाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिल पाते हैं। वहाँ जहाँ संयुक्त परिवार में क्या होता है, प्रॉपर अवसर नहीं मिल पाता, ठीक? अगर क्या है, संयुक्त परिवार है तो बहुत सदस्य रहेंगे और बहुत सदस्य में संसाधन की कमी हो जाएगी। संसाधन का जो बँटवारा होगा, वो न्यायपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। उसमें पक्षपात की भी भावना आ जाती है, ठीक? फिर व्यक्तित्व विकास में पर्याप्त अवसर हो गया। फिर सभी को शिक्षित होने का अवसर नहीं मिल पाता। देखिए इसमें हाँ, संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी को शिक्षित होने का अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन एकल परिवार में सभी को शिक्षित होने का अवसर मिल पाता है, क्योंकि सदस्यों की संख्या कम है, तो माता-पिता दोनों को प्रॉपर्ली पढ़ा सकते हैं। आगे देखेंगे कलह की संभावना नहीं, भई अगर सदस्य ही कम है तो कलह की संभावना होगी ही नहीं, ठीक? ये जो इसका हस्बैंड है, वो कार्य करने चला जाएगा ऑफ़िस, ठीक? और ये बाकी घर के काम में बिज़ी हो गई, ठीक? बच्चे स्कूल चले जाएँगे, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चले जाएँगे, तो उनके पास समय ही नहीं है लड़ने का, ठीक है? फिर है आर्थिक परेशानियाँ नहीं होती, क्योंकि या ये भी होता है कि इंडिपेंडेंट हैं, तो ये जो इनकी वाइफ़ है, वो भी कहीं और ऑफ़िस में या फिर अन्य जो काम है, वो कर सकती हैं या घरेलू काम भी वो करने के साथ-साथ कुछ अन्य काम भी वो कर सकती हैं। तो आर्थिक रूप से दबाव कम रहता है इनके पास, ठीक है? और सुखी होते हैं, क्योंकि ये सारी विशेषताएँ हैं, तो ये लोग
सुखी हैं क्योंकि स्वतंत्रता हर किसी को प्यारी होती है। अब देखिए एकल परिवार के दोष, जहाँ पे हमको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके हमको ठीक है नेगेटिव साइड से देखने को मिलते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार एकल परिवार के गुण भी हैं और एकल परिवार के दोष भी हैं। क्या-क्या दोष हैं? तो देखिए, बच्चों को उचित देखभाल नहीं हो पाती है, ये भी है। अब होगा क्या देखिएगा, जैसे ये हस्बैंड है, ये चला गया काम पर, इसकी वाइफ कहीं दूसरी जगह जॉब करती है। बच्चे चले गए स्कूल, जब ये स्कूल से आएँगे, तो इनके पास समय नहीं होगा, पेरेंट्स के पास समय नहीं होगा बच्चों को देने के लिए, है ना? ये तो थके-हारे आएँगे, तो ये समय नहीं दे पाएँगे, ठीक है? ये भी कुछ अन्य कामों में बिज़ी हैं, तो समय का बँटवारा हो जाएगा, ठीक है? जैसे इनको कहीं मार्केट जाना हो गया, इनको किसी अन्य काम से घर में रहना हो गया, ठीक है? फिर बच्चे चले गए स्कूल, स्कूल से आ गए, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता-वास्ता किए, उसके बाद चले गए ट्यूशन, ट्यूशन से आने के बाद क्या है गए, बहुत ज़्यादा थक-हार गए, होमवर्क किए, फिर सो गए। तो इनके पास क्या होता है कि उचित देखभाल करने के लिए समय नहीं रहता। स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, क्योंकि छोटा परिवार है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो अपने आप को ज़्यादा फ़ोकस करा जाता है इसमें। फिर है बुरे समय में या अन्य संकट में आर्थिक, शारीरिक व सामाजिक सहारा नहीं मिलता है। ठीक, एकल परिवार ज़्यादातर आपको शहर में देखने को मिलेंगे और क्योंकि वो शहर में हैं, तो उनको सामाजिक, आर्थिक व ठीक शारीरिक रूप से कोई सहायता नहीं दे पाएगा। मान के चलिए कि इस दरमियान जब ये काम पे गए होंगे या इनके घर में कोई अनहोनी होगी, तो इनके साथ देने वाले कोई नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल में ठीक कोई इनका ठीक साथ में कोई नहीं रह पाएगा, अगर किसी को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा तो। ठीक है? तो ये हम लोग को क्या मिलता है, डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या, संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार में क्या-क्या गुण होते हैं? अब भाई देखिए, संयुक्त परिवार बोलने का अर्थ यह है कि भरा पूरा परिवार है। भरा पूरा परिवार कहने का अर्थ इसमें क्या होगा कि दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, ठीक है? और उनके बच्चे रहेंगे इसमें, बुआ भी रहेंगी, ठीक है? तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, सदस्य अधिक रहते हैं, क्योंकि सदस्य अधिक हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट भी होगा और कुछ लॉस भी होगा। क्या-क्या है देखिए बेनिफिट? तो नागरिक गुणों का विकास। अब जहाँ हम लोग देख रहे थे एक तरफ, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम है, ठीक? जबकि संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, दादा-दादी होते हैं, तो जब ये अपने काम में बिज़ी रहेंगे, ठीक? तो दादा-दादी क्या कराएँगे इनको, लोरी सुनाएँगे, कहानी सुनाएँगे, ठीक है? तो इनका क्या होगा, सामाजिक विकास, शाब्दिक विकास अच्छे से होगा। चलिए, आगे देखते हैं इसमें फिर है त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होगा। श्रम का विभाजन हो जाता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन खेत का काम करेगा, कौन बाहर का काम करेगा, ठीक? कौन रसोई सँभालेगा, ये सारा काम क्या होते हैं, श्रम का विभाजन हो जाता है, तो सहयोग की भावना भी होगी, ठीक है? घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन, ठीक? सदस्य को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, सारे क्या करते हैं, परिवार के मुखिया को जो भी इनका कमाई होता है, वो लाके सौंप देते हैं। तो जिनको जिस प्रकार से आवश्यकता होती है आर्थिक रूप से, उस तरीके से उनका मदद किया जाता है। फिर विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे को सहयोग करते हैं व अनुष्ठानों में मिल-जुल कर ठीक पूरा करते हैं। अनुष्ठानों को मिल-जुल कर पूरा करेंगे। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है या फिर कोई भी कार्य है, तो मिल-जुल कर इन लोग संयुक्त रूप से इसको पूरा करते हैं। फिर देखते हैं कि वह भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को ठीक शारीरिक, आर्थिक ठीक सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से अगर परेशानी होती है, तो पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहता है, ठीक है? तो हमको संयुक्त परिवार को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि सारे गुण इसी में नहीं है भई, ठीक है? इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। क्या-क्या बुराइयाँ हैं? देखिए, आपसी कलह की संभावना अधिक होगी, क्योंकि सदस्यों की संख्या अधिक है, तो कलह भी अलग होगा, सास-बहू का झगड़ा, है ना? ठीक है? देरानी-जेठानी का झगड़ा, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। आपसी कलह इसमें अधिक है। फिर है व्यक्तित्व विकास का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। श्रम का विभाजन हो गया, लेकिन क्या यह आवश्यक है कि श्रम का विभाजन न्यायपूर्ण रूप से हो? हो सकता है कि किसी बहुरानी को ज़्यादा काम दे दिया गया हो, किसी को ना दिया गया हो, ठीक? तो ये हो सकता है भई। या फिर किसी का पति ज़्यादा कमाता है, तो उस आधार पे उसके साथ क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, है ना? मतलब किसी का पति अगर कम कमाता है, तो उसको ज़्यादा काम दे दो। तो ये क्या होता है कि उनके साथ दिक्कत होती है। फिर स्त्रियों की दुर्दशा होती है, इन परिवारों में महिलाओं को सारा काम दे दिया जाता है, ठीक है? तो सारा काम इनको कराया जाएगा, जिससे उन्हें व्यक्तिगत विकास का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। अगर उनको कोई कोर्स करना है, कोई चीज़ पढ़ना है, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं। फिर है संयुक्त परिवार में ठीक बालकों का विकास पूर्ण नहीं हो पाता। अब देखिए संयुक्त परिवार में कोई एक बालक तो होगा नहीं, है ना? चाचा के बच्चे, फिर
और भी जो बुआ के बच्चे हैं, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको जो संसाधन है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए उनको गुणवत्तापूर्ण ना शिक्षा मिल पाती है, ना भोजन मिल पाता है, ना स्वास्थ्य का प्रबंध हो पाता है। तो इससे क्या होता है, बालक का इसमें विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक? तो देखिए, संयुक्त परिवार का भी अपना विशेषता है, एकल परिवार का भी अपना विशेषता है। दोनों को हम लोग को क्या करना है, समझ के आगे बढ़ना है। अब देखिए, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि संयुक्त परिवार के विघटन के क्या-क्या कारण हैं? तो सबसे पहला है औद्योगिकीकरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ठीक नगरीकरण, फिर शैक्षणिक कारक और जाति व्यवस्था का विघटन। तो ये आपको ठीक 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है ठीक नगरीकरण, चौथा है शैक्षणिक कारक और पाँचवाँ जाति व्यवस्था का विघटन। तो देखिए, औद्योगिकरण क्या है? तो अब इसको हम लोग समझते हैं, देखिएगा। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, ठीक औद्योगिकरण होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, श्रम का श्रम की आवश्यकता होगी। अब श्रम की आवश्यकता होगी तो उसको फुलफिल कौन करेगा? श्रमिक करेंगे, ठीक? वहाँ पे एम्प्लॉइज़ आने होंगे। अब एम्प्लॉइज़ कहाँ से आएँगे? छोटे-छोटे गाँवों से, ठीक? आएँगे एम्प्लॉइज़ और कहाँ रहेंगे? ठीक, शहर में रहेंगे। क्योंकि शहर का क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होंगी, वस्तुएँ अधिक लगेंगी, ठीक है? वस्तुएँ अधिक लगेंगी तो काम अधिक करना पड़ेगा, ठीक? उस आधार पे हम लोग जब देखते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब अधिक जनसंख्या देखने को मिलेंगी, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन ही यहाँ आएगा, ठीक? कोई भी जो वर्कर है, वो अपने माता-पिता को साथ लाएगा क्या? नहीं लाएगा, ठीक है? तो आगे इसमें समझिएगा कि औद्योगिकरण के कारण काम के लिए गाँव से शहर की ओर पलायन होता है, ठीक है? ये परिवार वहीं बस जाते हैं, जिनके कारण स्वतंत्र परिवार या एकल परिवार क्या होता है, इसमें कायम रहता है। तो गाँवों से आकर ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ठीक, गाँव से सभी आकर शहर में बस जाएँगे, ठीक? और इसमें क्या होगा, एकल परिवार बसने लगता है। दूसरा देखिए, जनसंख्या वृद्धि, तो परिवार में जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो स्थान के अभाव के कारण सदस्य ठीक परिवार से अलग हो जाते हैं। अब ऐसा भी है, जहाँ एक परिवार में लोग रहते थे, मान के चलिए 9 लोग हैं इस परिवार में, ठीक? इस परिवार में 9 लोग हैं, लेकिन जैसे-जैसे परिवार बढ़ेगा, तो जगह तो इनके पास लिमिटेड है, ठीक है? तो इनको क्या होगा, दुविधा का सामना, असुविधा होगा। तो इसीलिए फिर ये क्या होता है, अलग जगह में अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि आवास की कमी हो जाएगी। तो एक कारण तो ये भी हो गया कि परिवार टूटने लगे। फिर है नगरीकरण, तो औद्योगिकरण होने से औद्योगिक केंद्रों में वृद्धि होगी, औद्योगिक केंद्रों में वृद्धि होने से जनसंख्या में वृद्धि होगी, फिर निवास स्थान में कमी होगी, तो संयुक्त परिवार क्या होगा, एक साथ नहीं रह पाएगा, उनको क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो वही बात जो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो क्या होंगे, परिवार आपस में एक साथ नहीं रह पाएँगे, वो टूट जाएँगे, ठीक है? फिर आगे देखिए, इसमें शैक्षणिक कारक, तो शैक्षणिक अवसर में वृद्धि होने से शिक्षित युवकों ने शिक्षित युवतियों के साथ क्या किया, विवाह शुरू किया, जिसके कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो जो ऐसा स्टीरियोटाइप भी है और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि जब युवतियाँ शिक्षित हो जाती हैं, है ना? युवक शिक्षित हो जाते हैं, आपस में विवाह करते हैं, तो वो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो अलग रूप से रहना चाहते हैं, ताकि उनको स्वतंत्रता मिल पाए। और एक तरीके से देखेंगे तो ये सही भी है। अगर वो संयुक्त परिवार में हैं, तो उनको बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा युवतियों को, उनका पढ़ाई व्यर्थ चला जाएगा, तो ये भी आवश्यक है, तो वो अलग रहना चाहते हैं। तो एक तो हो गया शैक्षणिक कारक, फिर है जाति व्यवस्था का विघटन। जाति व्यवस्था के विघटन से क्या हो गया, संयुक्त परिवार को आघात पहुँचता है, ठीक है? जिससे संयुक्त परिवार से जैसे क्या होता है, कई बार इंटर कास्ट मैरिज होते हैं, तो परिवार क्या करते हैं, उनको अपने से अलग कर देते हैं। तो उनका एक अलग ही क्या बन जाएगा, संगठन बन जाएगा, है ना? जैसे अलग से यूनिट बन जाएगा। तो जाति व्यवस्था का भी विघटन होता है, तो परिवार वाले, समाज वाले उनको अपने समाज से बेदखल कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक संयुक्त परिवार का विघटन का कारण हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है नगरीकरण का विकास, फिर शैक्षणिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक, शैक्षणिक कारक, और लास्ट में है जाति व्यवस्था का विघटन। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर देखिए परिवार का महत्व। तो बालक की शिक्षा में परिवार का क्या महत्व है? देखेंगे इसमें। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, ठीक?
सर्वाधिक संपर्क माँ के साथ, बच्चे का सर्वाधिक संपर्क क्या रहता है? माँ के साथ रहेगा। माँ के कार्यों, व्यवहारों, ठीक, व आदतों का प्रभाव बालक पर पड़ता है, जो कि बालक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बालक के लिए। माँ का जो भी आदत होगा, व्यवहार होगा, उनका खान-पान होगा, वो बच्चे को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक, तो प्रत्येक परिवार की भाषा, विचार, रहन-सहन भिन्न-भिन्न रहता है। इसलिए 2 परिवारों के बालकों में क्या होती है? भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, एक परिवार का बालक देखेंगे, ये परिवार ए है, ये परिवार बी है, ठीक है? अब इनमें जो खान-पान होगा, रहन-सहन होगा, ठीक जो शैक्षणिक स्तर होगा वो अलग-अलग होगा, तो इनके बालकों का भी विकास अलग रूप से होगा। अगर किसी परिवार में क्या होता है गाली-गलौज, मारपीट, ठीक है, नशाखोरी इत्यादि रहेंगे, तो क्या होगा उसके बालक पर भी क्या होगा उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ऐसे जगह जहाँ पे क्या हो शिक्षा पे ध्यान दिया गया हो, बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया हो, इसके मानसिक विकास पे ध्यान दिया गया हो, तो निसंकोच रूप से क्या होगा बालक का सर्वांगीण विकास होगा, जबकि यहाँ पे बालक का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। अब देखिए परिवार के कार्य, तो पहला है परिवार बालक का पहला विद्यालय है। बालक परिवार से ही सीखना शुरू करता है, यहीं से बच्चे की समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा परिवार से ही ग्रहण करेगा। इसका हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो अनौपचारिक रूप से परिवार में ही क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार में लिंग आधारित चुनौतियाँ, जिसके कारण बालक व बालिकाओं या स्त्री-पुरुष में भेदभाव किया जाता है। ये अभी भी हमको देखने को मिलता है, ठीक, बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, ठीक है? तो अभी भी हम लोग को भारत में स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका में विभेद करने को या देखने को मिलता है, ठीक है? फिर है परिवार परिवार बच्चों के विकास में मदद करते हैं। जैसा परिवार होगा, बालक का विकास भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जब हम लोग स्कूल पढ़ाने जाएँगे बच्चों को, तो उस बालक के परिवार का जो स्तर है वो कैसा है? बालक को कैसा नरिशमेंट मिल रहा है, उस आधार पर हमको बच्चे को ट्रीट करना है। फिर है परिवार से बालक संस्कृति, शैक्षणिक कार्य व मनोरंजन कार्य भी सीखता है, ठीक है? तो जितने भी हम लोग सामाजिक रिवाज है, रीति-रिवाज है, सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं, ठीक है? चाहे वो शादी हो, छठी बरी हो या कोई भी सामाजिक त्योहार हो, है ना? तीज त्योहार हो गए, ठीक? तो ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ से सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं। अब आगे देखेंगे समाज के लिए परिवार के कार्य। तो एज़ अ परिवार, है ना? परिवार एक स्वतंत्र यूनिट समाज के लिए क्या-क्या कार्य करता है? तो प्राणियों का पुनरुत्पादन, परिवार ही क्या करता है? प्राणियों का पुनरुत्पादन करता है, जिससे कि समाज आगे चलायमान रहता है, समाज का विघटन नहीं होता। दूसरा है यौन संबंधों पर नियंत्रण, परिवार होने से क्या होते हैं कि परिवार नियंत्रण करता है परिवार के सदस्यों में। तो पति-पत्नी का संबंध है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि यौन संबंधों पर भी नियंत्रण होता है। पालन-पोषण करता है परिवार ही नागरिकों का अपने सदस्यों का पालन-पोषण करेगा। संस्कृति का स्थानांतरण, इसमें क्या होगा माता-पिता से जो गुण प्राप्त हुए हैं बालकों को, वो अपने आने वाली पीढ़ी तक क्या करेंगे? पहुँचाएँगे। तो ये क्या हो रहा है? संस्कृति का भी तो स्थानांतरण हो रहा है। फिर है ठीक परिस्थिति आरोपण। परिस्थिति आरोपण कहने का अर्थ यह है कि एक जो माता-पिता हैं या पालक हैं, उनको जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो संपत्ति हो, ठीक? या उनको जो भी शिक्षा मिली हो, वह अपने आने वाले संतानों तक क्या करती है उसको पहुँचाती है। तो यही क्या है? परिस्थिति आरोपण, ठीक? उनके जितने भी संपत्ति है उसको आगे क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्ति के लिए परिवार के क्या-क्या कार्य होते हैं। तो एज़ अ इंडिविजुअल हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए परिवार के क्या कार्य हैं। तो पहला है जीवन तथा उत्तरजीवन, ठीक है? जीवन तथा उत्तरजीवन क्या है कि उसको इस दुनिया में लाने का कार्य परिवार करता है। उसके पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार उसके साथ रहता है। फिर है सुरक्षा तथा सहायता, तो परिवार का यह कार्य होता है कि वह उसको सुरक्षा प्रदान करे। जब भी उसको बीमारी घेर लेती है तो परिवार उसकी सहायता करती है। चाहे उसको आर्थिक संकट हो तो भी परिवार उसको सहायता करेगा, ठीक? यौनिक अवसर, ठीक? यौनिक अवसर भी प्रदान करता है। फिर है समाजीकरण, समाजीकरण के लिए भी क्या है? परिवार महत्वपूर्ण है। और सामाजिक तादात्म्य, तो हम लोग एज़ अ इंडिविजुअल ठीक कभी किसी के ठीक पति के रूप में रहते हैं, ठीक? कभी किसी के चाचा के रूप में रहते हैं, कभी किसी भाई के रूप में, ठीक है? तो कभी पिता के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं सामाजिक तादात्म्य बना के रखते हैं, ठीक है? तो आपस में क्या है सारे एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।
तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इससे एग्जाम में है ना 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लड़कों व लड़कियों की जो विवाह की आयु थी, ठीक, वह तय की गई थी। तो शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट इसे कहते हैं, 1929 1929 के तहत लड़कों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई थी वो कितनी थी? 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। ठीक है। बाद में क्या हो गया? बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके तहत क्या किया गया? लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र, ठीक, 18 से बढ़कर कितनी हो गई? 21 वर्ष, और 14 से बढ़कर लड़कियों के लिए कितनी हो गई? 18 वर्ष। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है। पहले क्या था? शारदा एक्ट के तहत 18 वर्ष लड़कों के लिए, 14 वर्ष लड़कियों के लिए। बाद में क्या हो गया? ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 21 वर्ष महिलाओं के लिए करेंगे, है ना, मतलब लड़कियों के लिए, और 24 वर्ष करेंगे पुरुषों के लिए। ठीक, तो ये अभी पूरी तरह से लेकिन अधिनियम नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या पूछता है, हिंदू विवाह अधिनियम कौन से सन में आया है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शारदा एक्ट कब आया है, ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो शारदा एक्ट 1929 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक, अब लास्ट देखेंगे परिवार के प्रकार। तो अधिकार या सत्ता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। जहां माता का स्थान प्रमुख होता है वो मातृसत्तात्मक हो गया, माता का सरनेम से ही हम लोग आगे क्या करते हैं? सरनेम लगाते हैं। फिर है विवाह के आधार पर, तो एक विवाही, जहां पे केवल क्या हो? एक विवाह किया जाता है। फिर बहुपत्नी विवाह, फिर बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या होगा? एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। ठीक है, बहुपति विवाह में एक पत्नी के कई सारे पति हो सकते हैं। ठीक है, तो ये विवाह के आधार पर हो गया। फिर निवास स्थान के आधार पर, तो मातृस्थानीय, माता के घर में ही रुक जाना, ये मातृस्थानीय है। पितृस्थानीय, पिता के यहाँ रुककर, मतलब पिता के जो संपत्ति है उसका क्या करना? ठीक, उपयोग करना। फिर नवस्थानीय, जो नवविवाहित युवक युवतियां हैं वह अपने ना तो माता के यहाँ रहेंगे ना तो पिता के यहाँ रहेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? नए स्थान में चले जाएंगे। फिर है मातुल स्थानी, मातुल स्थानी में क्या होता है? मामा के घर रहकर ठीक आगे अपना जीवन यापन करते हैं। फिर है वंश या नामावली के आधार पर, तो मातृवंश और पितृवंश। ठीक है, तो माता का वंश का हम लोग अगर सरनेम लगाते हैं इत्यादि, तो मातृवंशी हो गया, ये पितृवंशी हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना यूनिट को देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक बुराइयां। तो ईवीएस का जितना भी पोर्शन है वो हम लोग यूट्यूब के फॉर्म में, है ना, यूट्यूब की वीडियोस के फॉर्म में सारा चीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब का जब आप इसमें जाएँगे लिंक में, ठीक है? आगे इसका डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें टेलीग्राम लिंक होगा, उसे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जो भी आपका सुझाव होगा कमेंट करिएगा। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक बुराइयाँ। ठीक? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।